नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आपने पढ़ा होगा एक न्यूज़, हाल ही में सऊदी अरब में बर्फबारी हुई है। ये कुछ नहीं, बस एक मैनिफेस्टेशन है कि हमारी पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है और इसके बारे में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 29 बकू अज़रबैजान में ज़रूर बात होनी चाहिए। हम बस COPs ही करते चले जा रहे हैं, बट इससे संबंधित जो चुनौतियां आ रही हैं उनको रिजॉल्व करने में हम एक्चुअल कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। किस प्रकार से ये कदम जो हम नहीं उठा रहे हैं हमारे लिए आगे चल के ऐसी बहुत सारी चुनौतियां खड़ी करने वाला है, इस पे ज़रूर मुद्दे उठ सकते हैं। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। हाल ही में सऊदी अरब में के अल्फ जौफ में रेगिस्तान क्षेत्र में बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और यहाँ पे अगर देखें, सऊदी अरब अरेबियन पेनिनसुला में है और ये बहुत सारे डेज़र्ट यानी कि बहुत सारे रेगिस्तानों से घिरा हुआ है, चाहे वो रुब अल खली डेज़र्ट हो जाए या खुद अल नाफुद डेज़र्ट हो जाए। यहाँ पे यही बर्फ़बारी हुई है अल जौफ में। ये अन नाफुद डेज़र्ट का पार्ट है, ये याद रखना है। स्नोफॉल यहीं पे हुई है और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे अन्य डेज़र्ट भी है। अरेबियन डेज़र्ट खुद बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब का पकड़ता है। इसके अलावा जब विश्व में नेता COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हो रहे हैं तो ग्रह की बदलती जलवायु की कठोर याद एक अप्रत्याशित स्थान में आई है, सऊदी अरब के रेगिस्तानों में। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि अल जौफ, जो कि तीव्र गर्मी और शुष्क परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, यहाँ पे बर्फबारी हुई है, जिसके बाद भारी बारिश हुई है, ओले पड़े हैं और अचानक से झरने भी गिरने लगे हैं। तो इसमें कोई खुशी मनाने की बात नहीं है कि वापस से डेजर्ट में सब कुछ ठीक हो गया। हालांकि विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन, जैसे कि मैं पहले भी बोलती हूँ, ये एक साइक्लिकल पार्ट है, ठीक है। तो इसको याद रखना है जब भी हम जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन के दो पहलू हैं, एक वैश्विक तापन और एक है वैश्विक शीतलन। तो वैश्विक तापन एवं वैश्विक शीतलन दोनों ही साइक्लिकल वे में होते हैं। पहले तापन होगा, फिर शीतलन होगा, फिर से तापन होगी, फिर से शीतलन होगी। दिक्कत यह है कि जो इस समय वैश्विक तापन हो रहा है ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से और ज़्यादा परेशान करने वाला है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी कि मानवीय गतिविधियों की वजह से और ज़्यादा चिंताजनक हो गया है। मानवीय गतिविधियों का हस्तक्षेप बहुत है और इसमें मानवीय गतिविधियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत किसकी वजह से आ रही है? ये आ रही है ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जितना हम जला रहे हैं, जितना हम निवर्णीकरण कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ही वायुमंडल में ऐसी गैसेस उत्सर्जित हो रही हैं जो कि लंबे समय तक विश्व के तापमान में वृद्धि करती रहेंगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये सारी ऐसी गैसेस हैं जो कि जीवाश्म ईंधन के जलाने से हो रही हैं और इनको हटाया नहीं जा सकता, स्पेशली CO2 को, क्योंकि वनों की कटाई भी अत्यधिक हो रही है। इसके बारे में हमने बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा COP में की है, पर इसका कोई ग्राउंड लेवल पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है। इस दुर्लभ मौसम की घटना ने COP29 में चर्चाओं को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, जहाँ लगभग 200 देशों के नेता जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे पर चर्चा करेंगे। COP29 में चरम मौसम से निपटने के लिए दबाव बढ़ रहा है। बकू अज़रबैजान का कैपिटल है, इसको याद रखिएगा, अज़रबैजान का कैपिटल है। यहाँ पे 11 से 22 नवंबर तक COP29 आयोजित किया जाएगा, यानी कि कल से हो जाएगा। राजनयिक एवं विशेषज्ञ तत्काल जलवायु वित्त आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटान करने के लिए हमको ऐसी तकनीकों का उपयोग करना पड़ेगा जो वायुमंडल में उत्सर्जित हुई ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस को वायुमंडल से हटा सके। साथ ही साथ ऐसी तकनीकों पर ध्यान दें जिसमें हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग ना करना और गैस का उत्सर्जन ही ना हो। तो तकनीक की ज़रूरत है, तकनीक के ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, वित्तीय सहायता की ज़रूरत है, स्पेशली ऐसी कंट्रीज़ के लिए जो कि ऑलरेडी परेशान हो रही हैं, स्पेशली ऐसी कंट्रीज़ के लिए जो विकासशील हैं और अभी विकसित नहीं हुई हैं। तो इस पे औद्योगिक क्रांति पर ज़रूर ध्यान हमें देना है। पेरिस समझौते में बताया गया था, जो कि 1850 से 1900 की सदी जो मानी जाती है,
ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर औद्योगिक क्रांति के नाम से जानी जाती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर औद्योगिक क्रांति के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति क्या होती है? औद्योगिक क्रांति बेटा एक ऐसी क्रांति है जिसके बाद से उद्योग बहुत ज़्यादा बढ़ा, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इस समय में जीवाश्म ईंधन का उपयोग अधिक किया। जीवाश्म ईंधन का उपयोग ज़्यादा करने की वजह से CO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस बढ़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से जलवायु में जब ये गैसेस बढ़ी तो जलवायु परिवर्तित होने लगा, बहुत तेज़ी से परिवर्तित होने लगा और ये वैश्विक तापन में बदल गया। और जब ये वैश्विक तापन में बदल गया तो जितनी भी मौसम संबंधी, चरम मौसम संबंधी घटनाएं हैं, जैसे कि सूखा पड़ा है तो सूखा ही लगातार पड़ रहा है, बारिश हो रही तो बारिश ही हो रही है, जहाँ कभी बारिश नहीं हुआ करती थी, बर्फ़बारी नहीं हुआ करती थी, आज हम वहाँ पे बर्फ़बारी देख रहे हैं, जहाँ पे सूखा नहीं पड़ता था आज वहाँ पे सूखा पड़ रहा है। तो ये सब इसी वजह से हुई है। तो पेरिस समझौते में बताया गया था, पेरिस समझौता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरिस समझौते में कहा गया था कि पूर्व औद्योगिक क्रांति वाला जो समय था, यानी कि 1850 से पहले, यहाँ पे जितना वैश्विक औसत तापमान हुआ करता था, यानी कि फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, इस सदी के अंत तक यानी कि 2100 तक हमको अपना औसत तापमान इस तापमान से 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे ही रखना है, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस या 18.5 डिग्री सेल्सियस हमको रखना है, तभी जाके हम वैश्विक तापन को कंट्रोल कर पाएंगे। बट हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसने कहा है जिस प्रकार से कोविड-19 के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के स्तरों में वृद्धि हो रही है हमारे वायुमंडल में, पेरिस समझौता जो कि COP21 में हमने किया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 2025 माफ़ कीजिएगा 2015 में, 2025 में इसको 10 साल हो जाएंगे। इसके अंतर्गत जो हमने पेरिस समझौते के अंतर्गत ये अपने आप को लक्ष्य दिए थे, ये लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे, अवास्तविक लग रहे हैं। हाल ही में मैंने डेली करंट अफेयर्स में इसको कवर भी किया था। राजनयिक और विशेषज्ञ तत्काल जलवायु वित्त आवश्यकताओं पर बात तो कर रहे हैं, पर इस पर कोई समर्थन नहीं आ रहा है। जीवाश्म ईंधन से दूर जाने, ये सबसे बड़ा चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो हमको अचीव करना है। लचीले शहरों का निर्माण करने और कमज़ोर क्षेत्रों में अनुकूलन का समर्थन करने के लिए खरबों डॉलर की आवश्यकता है। ऐसी धनराशि जिस तक कई देश, विशेष रूप से गरीब देशों की पहुंच नहीं है। यह बैठक राजनीतिक और पर्यावरणीय अस्थिरता के समय भी हो रही है, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से और गाज़ा पट्टी के ऊपर इजराइल के वॉर की वजह से लगातार जीवाश्म ईंधन और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ता चला जा रहा है। इसी वजह से वैश्विक तापमान भी बढ़ रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड J. ट्रंप के चुनाव के साथ, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन को एक धोखा बताया था, इन्होंने आज तक, अभी फिर से आ गए हैं, 2016 से 2020 तक के राष्ट्रपति थे USA के, 45 थे, अब 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अब 4 साल में इन्होंने जब थे जलवायु परिवर्तन के लिए, ये मानते ही नहीं थे कि जलवायु परिवर्तन कोई चीज़ होती भी है। तो अब इनके वापस से इसी रुख के, अगर वापस से हम इसी रुख को देखते हैं तो पेरिस अग्रीमेंट से इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, फिर उसके बाद USA फिर से पेरिस अग्रीमेंट में आ गया था जो बाइडेन के कार्यकाल में। अगर यही रुख ये आगे भी ले जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि दुनिया बहुत बड़े खतरे में है। इसके अलावा सऊदी बर्फ ने त्वरित और पर्याप्त कार्रवाई की आवश्यकताओं को दिखाया है। साथ ही साथ ये दुनिया भर में पारिस्थितिक तंत्र और अर्थव्यवस्थाओं को बाधित भी कर सकता है, जैसा कि वार्ताकार बाकू में अंतिम समझौते के देश में काम करते हैं। यह मान्यता बढ़ रही है कि जलवायु परिवर्तन के अग्रिम मोर्चे पर उन लोगों का समर्थन करने के लिए जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया जाना चाहिए, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में जहां पानी की कमी और अत्यधिक गर्मी अस्तित्व का मुद्दा बन रही है। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं इन क्षेत्रों में, यहाँ पे जनरली क्या देखा जाता है, ये रेड सी है, ठीक है, लाल सागर है। लाल सागर एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा गर्म है। लाल सागर, दिस इज़ द हॉटेस्ट सी, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेनस इलाके हैं, इन सारे क्षेत्रों में बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिसकी वजह से जब भी इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं,
तो ये विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन में ही बारिश करा देते हैं, विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन। और यहाँ पे जब बारिश हो जाती है तो इनके पास अब मॉइस्चर नहीं होगा कि अंदर के क्षेत्रों में भी मॉइस्चर को ले जाके बारिश कराएं, तो यहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, मतलब डेजर्ट वाली एरियाज़ बने रहते हैं। और अगर ऐसी अल्जौफ यहाँ पे प्रस्तुत है, अगर अल्जौफ में बर्फ़बारी हो रही है तो मतलब यहाँ इस एरिया में कैस्पियन सी के पास कुछ न कुछ इशू हो रहा है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के मौसम विज्ञान केंद्र की अगर बात माने, हाल ही में जो हुआ है, अरब सागर से ओमान तक फैला लो प्रेशर सिस्टम है और लो प्रेशर होने की वजह से नमी से भारी हवाएं ऐसे इलाकों में आ गई जो आमतौर पर सूखा रहता है। यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बना। हमें पता है कि विंड कैसे ट्रैवल करती है, विंड ट्रैवल करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो विंड का ट्रैवल है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर बना, इस वजह से हाई प्रेशर वाली विंड ज़मीन की तरफ आने लगी जहाँ आमतौर पर सूखा रहता है। यही कारण है कि सऊदी अरब और पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात में बादल गरज रहे हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है और साथ ही साथ जमकर बर्फबारी भी हो रही है। यूएई की मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पूरे अल जौफ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी दी है। और अगर हम ये सोच रहे सऊदी अरब के रेगिस्तान में पहली बार हुआ है, तो ऐसा नहीं है। अभी तो बोला गया था कि ऐतिहासिक रूप से पहली बार हुआ है, बट ऐसा नहीं है। कुछ साल पहले ही सहारा रेगिस्तान के एक शहर में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। हालांकि सहारा कहाँ है? सहारा अफ्रीका का सबसे, मतलब पूरी दुनिया का हॉटेस्ट डेजर्ट है, अफ्रीका में है, हॉटेस्ट डेजर्ट, जिसकी वजह से बर्फबारी वहाँ पे भी हुई थी। रेगिस्तान इलाकों में बर्फबारी के पीछे वैज्ञानिक अक्सर जलवायु परिवर्तन को ही देखते हैं। COP29 11 से 22 नवंबर तक होता है। अगर COPs की बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बात करें, तो असल में ये एक प्रणाली के अंतर्गत होते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, जिसे 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान फाइनलाइज किया गया था। और इस समिट में हमने कहा था कि हमको जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, इसका निपटान करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। निर्भरता कम करनी है। अब ये हमें कहाँ से समझ में आया कि हमें निर्भरता कम करनी है? 1985 में जब वियना कन्वेंशन हुआ था ताकि ओजोन परत की क्षरण को घटाया जा सके, ओजोन लेयर। उसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आया था इसी के लिए। और धीरे धीरे हमने देखा था कि CFC के उपयोग ना होने से ओजोन की परत का क्षरण नहीं हो रहा है, जिस वजह से हमने माना कि ओजोन की परत का क्षरण अगर हम रोक सकते हैं तो हम जीवाश्म ईंधन को भी रोक सकते हैं, मतलब जीवाश्म ईंधन के उपयोग से हम जलवायु परिवर्तन को भी रोक सकते हैं। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने रियो अर्थ समिट इसके बाद की थी। 1995 से COPs होती जा रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट COP में COP21 भी रहा है जलवायु परिवर्तन को लेके। इसके अलावा COP26 याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। COP26 ग्लासगो में हुआ था। COP27 ग्लासगो UK है ये। COP27 शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ है, ठीक है। COP28 दुबई UAE में हुआ है, दुबई UAE, ठीक है। फिर उसके बाद COP29 बाकू अज़रबैजान में होगा। हालांकि जिस प्रकार से हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की मदद से क्षरण में कमी लाई थी ओजोन की परत में, उस तरह की कमी हम यहाँ नहीं ला पा रहे, क्योंकि CFC के बदले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बदले हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मिल गए थे, जो कि ओजोन के क्षरण में तो उन्होंने मदद की, मतलब कम करने में मदद की, पर यह भी एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस निकली। तो हमें जीवाश्म ईंधन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा है, इसका कोई और उपचार नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन, इसे वित्त COP के नाम से जाना जाता है, या एक नए वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य के साथ आ रहा है, यानी कि किस प्रकार से हमें वित्तीय समर्थन मिलना चाहिए ताकि हम ऐसी तकनीकों को ला सकें जो कि जलवायु परिवर्तन को कम करें। मीथेन उत्सर्जन में कटौती करके देश निकट भविष्य में तापमान वृद्धि को धीमा कर सकते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन
परिवर्तन को स्थिर करने के लिए आवश्यक दीर्घकालिक CO2 कटौती के लिए महत्वपूर्ण समय मिल जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करें तो यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। ये UNFCCC के तहत होता है और ये बैठकें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या ले सकती हैं लक्ष्य वो देखता है। प्रत्येक वर्ष COP की बैठक संपन्न होती है। COP की पहली बैठक मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। यदि कोई पार्टी सत्र की मेज़बानी करता है तो पेशकश नहीं करता है, ये याद रखना है। तो COP का आयोजन बॉन जर्मनी के में सचिवालय में किया जाता है। COP अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्य 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूह के मध्य निर्धारित किया जाता है, जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, मध्य एवं पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप भी शामिल है। COP का अध्यक्ष आमतौर पर अपने देश का पर्यावरण मंत्री ही होता है, जिसे COP सत्र के उद्घाटन के तुरंत बाद चुना जाता है। वैज्ञानिकों ने लगातार चेतावनी दी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की गर्मी अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बन सकती है, जो कि मैंने आपको अभी हाल ही में बताया कि अब 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करना अवास्तविक लग रहा है। तो अब आप तैयार हो जाइए कि हीट वेव्स नॉर्म हो जाएंगी, एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर्स नॉर्म हो जाएंगे। सऊदी अरब की अप्रत्याशित बर्फबारी में भी यही याद दिलाती कि कोई भी जगह अब इससे अछूती नहीं है। बाकू में वार्ताकारों पर दबाव है कि मजबूत लागू योग्य उत्सर्जन लक्ष्य को हम प्राप्त करें, साथ ही साथ जो तेज़ी से बढ़ते जलवायु संकट को कम कर सकता है। इसमें न केवल पारंपरिक रूप से उच्च उत्सर्जन वाले देशों की प्रतिबद्धता शामिल है, बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे भारत और चीन। इसके अलावा UAE, ओमान और अन्य खाड़ी देशों में भी अभूतपूर्व बारिश और तूफान लगातार आ रहे हैं। तो इस समय जो अज़रबैजान में होने वाला है वो भी देखेगा कि हमारा क्षेत्र भी परेशान हो रहा है, तो हमें भी ऐसे लक्ष्यों को रखना होगा जो हम अचीव कर सके। जब दुनिया अलजौफ की बर्फ से ढकी रेत को देख रही है तो COP29 के प्रतिनिधियों को याद दिलाया जा रहा है कि जलवायु निष्क्रियता के दांव अब बढ़ने लगे हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। COP की पहली बैठक मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। तो आपको बताना होगा कौन से कथन सत्य है। धन्यवाद।